हे नर्ड्स, आई एम नितिन। स्टैन ये एक वर्ड है जो हर जगह है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे, मतलब हर जगह। एक स्टैन किसी भी चीज़ का हो सकता है, सेलिब्रिटी, ग्रुप, यूट्यूबर, स्पोर्ट्समैन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मतलब एनीबॉडी। पर इतना दूर क्यों जाना, पहले से मतलब तो समझ लें। वेल, स्टैन तो एक सिटी स्विट्जरलैंड में जिसकी पॉपुलेशन 8000 है, तो मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्टैन कहा जाएगा? प्रॉबेबली नॉट, क्योंकि वर्ड स्टैन का ओरिजिन एमिनेम के एक क्लासिक सॉन्ग स्टैन से हुआ था, जिसमें एक फैन होता है जो बहुत ऑब्सेस्ड होता है एमिनेम से, जो बार बार उसे लेटर लिखता है बट उसको कभी रिप्लाई नहीं मिलता, जिसके रिजल्ट में वो ओवरली ऑब्सेस्ड फैन स्टैन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कार में बंद करके उसके साथ ब्रिज से कूद जाता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि उसकी जीएफ प्रेग्नेंट थी। तो इन सब से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टैन एक पर्सन होता है जो बहुत ऑब्सेसिव होता है अपने आइडल सेलिब्रिटी के लिए। ये काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने इनके आइडल के बारे में कुछ थोड़ा सा भी बोल दिया या कहीं इनको मेंशन कर दिया, मतलब इनके आइडल को मेंशन कर दिया, तो ये काफ़ी भड़क जाते हैं और आप पे जो हेट फेंकते हैं वो अलग ही लेवल की होती है। फिर वर्ड स्टैन 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टॉकर प्लस फैन। बट कहाँ? यहाँ स्टॉकर का ST और फैन का AN, स्टैन। एंड ऑफकोर्स स्टॉकिंग होता है कि किसी पर्सन को फॉलो करना या उसको मॉनिटर करना, मतलब उनके बारे में चेक करते रहना। स्टॉकिंग वैसे तो कई कंट्रीज में इलीगल है, बट लोग इसे अभी भी करते हैं। ओरिजिनली स्टॉकिंग को डिस्क्राइब किया जाता था उस सिचुएशन में जिसमें मेल्स का ब्रेकअप हो जाता था उनकी वुमेन के साथ, तो वो उन पर नज़र रखते थे और कई केसेस में तो उनका पीछा भी करते थे। और सिर्फ इंडिया में हर 55 मिनट में एक स्टॉकिंग केस रिपोर्ट किया जाता है, जो काफ़ी सैड बात है। बट हम स्टॉकिंग को भी 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रियल लाइफ स्टॉकिंग और इंटरनेट स्टॉकिंग, मतलब इंटरनेट बेस्ड स्टॉकिंग। रियल लाइफ स्टॉकिंग वही कॉमन बिहेवियर्स आते हैं, किसी पे नज़र रखना, पीछा करना उसके बिना परमिशन के, ऑफकोर्स। बट इंटरनेट स्टॉकिंग तब होती है जब कोई इंसान किसी से बहुत ऑब्सेस्ड होता है, क्या किसी को हरास होते हुए देखने में उसे मज़ा आती है। यहाँ भी वही बिहेवियर्स आते हैं बट डिफरेंट तरीके से, मतलब किसी सेलिब्रिटी के इंसान की आईडी को बार बार चेक करते रहना, मतलब अब यहाँ तो किसी का कोई पीछा करने लगेगा। फन तो ये होती है कि लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से और उनको ही स्टॉक किया करते हैं बिना ये सोचे कि उस सेलिब्रिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, आप फैन हैं वो अलग बात है, बट रियली एक फैन होता क्या है? जैसे कि ये भी वर्ड स्टैन में आता है स्टॉकर के साथ। फैन एक पर्सन होता है जिसका इंटरेस्ट होता है, एडमायर करता है किसी सेलिब्रिटी को, क्रिएटर को, गेम को, स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट टीम को, एनिमे को, मूवी को, टीवी शो को या किसी इंसान को। फैन टिपिकली किसी भी चीज़ का हो सकता है और लोग जिस चीज़ को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उसका एक फ़ैन बेस क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फैंडम। वेल, क्या फिर कह सकते हैं फैंडम। फैंडम में ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेम होता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सेलिब्रिटी, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। लोग जो फैंडम में होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने इंटरेस्ट को और थोड़ी डिटेल्स में भी वो इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत बड़ा मार्वल का फ़ैन है तो वो फैंडम का पार्ट है, वो सिर्फ मूवी देख के सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, नहीं, वो रिसर्च करेगा कि ये कैसे हुआ, वो कौन था, इसमें हावर्ड द डक कहाँ से आया। वो बेसिकली खूब सारी यूट्यूब वीडियोस देखेगा जिसमें उसे पता चलेगा कि ये हावर्ड द डक कहाँ से आया। इसीलिए इन लोगों को एक अलग कैटेगरी में डाला जाता है, उन लोगों से जो इंटरेस्ट तो रखते हैं पर एक कैजुअल इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको हम फैंडम एफिलिएटेड पीपल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब इनको इंटरेस्ट तो होता है पर शायद ये सिर्फ मूवी देख के सेटिस्फाइड हो जाए। और फैंडम की वजह से किसी सेलिब्रिटी, क्रिएटर, टीवी शो, एनिमे, मूवी वगैरह वगैरह के लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है, मर्चेंडाइज वगैरह सेल, क्योंकि जो अफोर्ड कर पाएगा वो जरूर खरीदेगा। और फैंडम से ही कुछ लोग होते हैं जो फैन क्लब्स खोलते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह के लिए। और फैन क्लब्स उन्हीं फैंस के द्वारा खोला जाता है जिनके पास काफ़ी टाइम होता है, मतलब काफ़ी। कुछ फैन क्लब्स के एग्जांपल हैं बार्फ जो निकी मिनाज को सपोर्ट करता है, हॉलैंडर्स जो टॉम हॉलैंड को करता है, और ARMY जो BTS को करता है। और फैंस कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होते हैं जिसे फैन लेबर कहा जाता है। यस, जैसे कि फैनजीज क्रिएट करना, फैन आर्ट ड्रॉ करना, फैन फिक्शन लिखना, क्या मीम्स क्रिएट करना। वेल, फैंस तो कई चीज़ के होते हैं, जैसे कि एनिमे के फैंस होते हैं जिन्हें ओटाकू या वीप कहा जाता है। बट वेट, वर्ड ओटाकू और वीप काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे ओटाकू वो पर्सन होता है जो इंटरेस्टेड होता है उन सारी थिंग्स से जो एनिमे से रिलेटेड होती हैं। वहीं एक वीप होता है जो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होता है जापानीज़ कल्चर से और वहाँ की अलग अलग चीज़ों से। ओटाकू का जापान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहीं वीप का जापान के बाहर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया है कि क्या चीज़ें लीड करती हैं फ़ैन बनने के लिए, पर्टिकुलरली एक स्पोर्ट फैन बनने के लिए। लोग किसी स्पोर्ट के फ़ैन बनते हैं क्योंकि वो एंटरटेनिंग होता है, ये उनको बाहर की दुनिया से निकालता है, लोगों के फ्री टाइम में उनको एंटरटेन करता है। फैंस दोनों स्ट्रेंथ और यूफोरिया, मतलब काफ़ी हैप्पीनेस फील करते हैं स्पोर्ट्स देखते वक्त। और इस यूफोरिया और स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन के लिए एक वर्ड भी है, यूस्ट्रेस।
फैंस खुश होते हैं जब उनकी टीम जीत रही होती है, चीज़ सही जा रही होती है, और स्ट्रेस होते हैं जब चीज़ सही नहीं जा रही होती है। और इन दोनों इमोशन का कॉम्बिनेशन उनको प्लेजर देता है। और फैंस सिंपली किसी स्पोर्ट की स्किल को देख के भी उनके फ़ैन बन सकते हैं, मतलब उस स्पोर्ट के फ़ैन बन सकते हैं। क्या किसी के घर में प्रथा हो वो स्पोर्ट देखने की, क्या कोई फ्रेंड जो वो स्पोर्ट देखता हो वो आपको भी दिखा दे, तब भी आप फ़ैन बन सकते हैं। इन जनरल किसी भी चीज़ का फ़ैन होना इफेक्ट करता है लोगों को उनके लाइफस्टाइल पर, थिंकिंग में और उनके इंटरेस्ट में भी। फ़ैन लॉयल्टी होती है लॉयल्टी उस इंसान की जो फ़ैन होता है किसी चीज़ का। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि लोग जो एडमिरेशन दिखाते हैं पब्लिकली अपने पब्लिक फिगर के लिए, उनका फेथ इफेक्ट नहीं होता, मतलब वो अपने इंटरेस्टेड पब्लिक फिगर में इंटरेस्ट नहीं खोते हैं। फैन गर्ल्स और फैन बॉयज़ कई बार अपने फैंडम को अपनी फैमिली मान लेते हैं और इसके बारे में काफ़ी लॉयल भी रहते हैं। फैन गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर इमेच्योर टीनेजर्स होती हैं और यही सच्चाई है। वो अपना कंट्रोल खो देती हैं, रोने लगती हैं, क्या अपनी कॉन्शियसनेस तक खो देती हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देख के। इसका बहुत अच्छा एक केस बताता हूँ मैं। पॉपुलर बैंड बीटल्स के कॉन्टेक्ट में जब फैन गर्ल्स आती थी, मतलब उनके कॉन्सर्ट में जाती थी, उस स्टेडियम ऑडिटोरियम में होती थी जो पूरा भरा होता था और चिल्लाती थी आई एम गोना डाई, आई एम गोना डाई। क्या अपने फेवरेट बैंड मेंबर का नेम चिल्लाती थी जब तक वो अपनी कॉन्शियसनेस ना खो दें। और कुछ केसेस में तो ये फैन गर्ल अपनी पैंट में पी तक कर देती थी, कुछ गिर जाती थी। और इन सब का सिर्फ एक क्योर है, मतलब फैन गर्लिंग का। अकॉर्डिंग टू ग्लोरिया जैकब, टाइम के साथ जब बड़ी होंगी तो वो खुद सीख जाएंगी अपने पर कंट्रोल रखना। बट फैन बॉय भी कोई बहुत मैच्योर नहीं होते। फैन बॉय को हमेशा एंग्री, ऑफेंसिव देखा गया है उस चीज़ को डिफेंड करते हुए जिसको वो पसंद करते हैं। इनफैक्ट जो टर्म है फैन बॉय वो यूज ही किया जाता था एक इंसल्ट की तरह उन फैंस के लिए जो काफ़ी अनरीजनेबल होते थे, मतलब बिना लॉजिक के बात करते थे उस चीज़ को डिफेंड करने जिसे वो काफ़ी पसंद करते हैं, उसके लिए काफ़ी लॉयल होते हैं, एरोगेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेसी के हार्डकोर फैन बॉयज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रोनाल्डो बेटर है, क्या दोनों इक्वल हैं। लड़ाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, यहाँ तक कि आपको थ्रेट भी दे सकते हैं, हाउ डेयर यू। और वैसे ही रोनाल्डो के भी फैन बॉयज हैं, वो भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेसी बेटर है, क्या दोनों इक्वल हैं। और इन दोनों के फैन बॉयज की भी लड़ाई चलती जाएगी, जबकि शायद प्लेयर्स को इन सबसे फर्क भी नहीं पड़ता। फैन बॉयज को रियल मैन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, जैसे कि रियल मैन को ऐसा मस्कुलर, बड़े स्ट्रॉन्ग क्रीचर की तरह समझा जाता है जिनको अपनी फीलिंग्स दिखाना अलाउड नहीं होता है, बट टफ बन के रहना होता है। क्वालिटीज जैसे कि केयर करना, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाना, क्या डरना अलाउड नहीं होता, जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं। और तुम ये सब कर रहे हो तो तुम लड़की हो, अनमैनली हो और सॉफ्ट हो। तुम किसी के इतने बड़े वाले फ़ैन कैसे हो सकते हो? ये सब तो लड़कियों वाली आदतें हैं, है ना। वेल ये तो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप लोगों के बीच। और एक गर्ल्स के लिए भी कि उनका फैंडम ज़्यादा सेक्सुअल इमोशनल होता है इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट की तुलना में। जैसे कि पॉप म्यूजिक के फैंडम में ज़्यादातर वुमेन्स नोटिस एक्सेप्ट करी जाती है रॉक म्यूजिक की तुलना में, जिसे मस्कुलिन कंसीडर किया जाता है, सीरियस कंसीडर किया जाता है, मीनिंगफुल कंसीडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक ज़प्पा का एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, मैन कम टू हियर द म्यूजिक एंड चिक्स गर्ल्स कम फॉर सेक्स थ्रिल्स। बट ये सिर्फ इनका ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। बट बॉयज़ ये सब नहीं करते हैं, मतलब किसी के लिए इतना करना जिसको जानती भी नहीं। अरे बिल्कुल, इसके लिए भी एक वर्ड है सिम्प। सिम्प एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है उस इंसान के लिए जो काफ़ी डेस्परेट होता है किसी लड़की के लिए, कुछ भी कर सकता है चाहे उस लड़की को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, क्या उसे जानती भी ना हो। और इजी लैंग्वेज में बताओ, सिम्प सेंसाई के अकॉर्डिंग अ मैन हु पुल्स द होस बिफोर द ब्रोस। ये रियल लाइफ में भी हो सकता है और इंटरनेट लाइफ में, जैसे कि इस वर्ड की पॉपुलैरिटी का कारण है ट्विच और टिकटॉक, जहाँ कुछ कम्युनिटीज अपने आप को सिम बुलाते हैं, जैसे कि प्रोबेबली फेमस स्ट्रीमर पोकीमैन की कम्युनिटी। और ज़रूर ये वर्ड अंडरटेकर की तरह अपनी कब्र से 2018-19 के आसपास निकला था, बट ये 1980-1990 के टाइम से एक्सिस्ट करता हुआ आ रहा है। इस पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर एक कंडीशन होती है, इसमें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए काफ़ी ऑब्सेसिव होता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस ऑब्सेशन में वो इंसान उसी के बारे में सोचता रहता है और काफ़ी टाइम स्पेंड करता है उसकी इमेजेस, वीडियोस वगैरह देख के, क्या बना के। और इसी से रिलेटेड है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। ये भी एक ऑब्सेसिव एडिक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें कोई इंसान इतना इन्वॉल्व क्या जानना चाहता है किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। वो यूजुअली करते हैं उन्हें इंटरनेट पे स्टॉक करके, गूगल करके, उनकी वीडियोस, इमेजेस देख के। ये जनरली होती है जब आपको कोई पसंद आ जाता है, फिल्म से, टेलीविजन शो से, स्पोर्ट्स से, क्या पॉप कल्चर से, यूट्यूब वगैरह वगैरह से। सेलिब्रिटी वर्शिप 19th सेंचुरी से ऑब्जर्व की जा रही है रिसर्च वगैरह की मदद से, और इसका मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। और रिसर्च से पता चला है कि ये रिलेटेड होती है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह से। वेल एक लो लेवल की सेलिब्रिटी वर्शिप इतनी डेंजरस नहीं होती, मतलब इतना असर नहीं करती है मेंटल हेल्थ पे।
वहीं कल्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। कल्ट एक ग्रुप होता है जो खुद का कोई बिलीफ, रिलीजन या कोई पर्सनैलिटी चुनता है जो काफ़ी अनयूजुअल होता है, ये नॉर्म में फिट नहीं होता है। इसको ये इतनी बड़ी प्लेस देते हैं, बिल्कुल भगवान की लेवल की, और उसको वर्शिप भी करते हैं कई केसेस में। इनके बिलीफ्स और प्रैक्टिस ज़्यादातर केसेस में सही नहीं होती हैं और कल्ट ज़्यादातर कैरिज्मेटिक लीडरशिप पर बेस्ड होते हैं। बट कल्ट को शायद कोई ऐसे ही ज्वाइन करना सही नहीं समझता। जैसे कि 1960s की स्टडी में ये पता चला था कि यूनिफिकेशन चर्च जो सियोल साउथ कोरिया में फाउंड हुआ था, बट इसके मेंबर्स अमेरिका में भी थे, तो ये लोग और मेंबर्स गेन करना चाहते थे अपने बिलीफ स्प्रेड करके, जो था कि जीसस इनके कल्ट के लीडर मून सन म्योंग अपना नाम चेंज करके सन म्योंग मून कर लिया था, इसीलिए इनको मून और इस कल्ट के मेंबर्स को मूनीस के नाम से जाना जाता है। तो जीसस, खुद लॉर्ड जीसस मून से मिले ईस्टर संडे पर और कहा तुम मेरा काम पूरा करो जो छूट गया था क्रूसिफिकेशन के बाद। बस कुछ प्रेयर्स और कंसिडरेशन के बाद मून ने एक्सेप्ट कर लिया इनका मिशन। तो ये बिलीफ फैला रहे थे, बट सब बेकार जा रहा था, कोई जुड़ने को तैयार ही नहीं था। और जो मेंबर्स जुड़ भी रहे थे इस कल्ट में, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से जुड़ रहे थे, जैसे कि फैमिली मेंबर्स। और इनका मतलब कल्ट का सिस्टम भी कोई इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। ये कल्ट अपने मेंबर्स के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं जो इनके बिलीफ होते हैं, और ये भी ज़्यादातर डिवाइन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो गॉड से कनेक्टेड होते हैं, कभी सोल आत्मा के लिए, क्या खुद के लिए। बट इस पे डिंक एंथनी कहते हैं, मतलब अपनी थ्योरी पेश करते हैं ये कहते हुए कि इन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होना बेनिफिशियल होता है किसी इंसान के लिए। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स से ज़्यादा इसके अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। इस पे इनने ऐड करते हुए कहा कि इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है जो प्रूव करती है कि कोई नया रिलीजन किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कल्ट्स भी कई टाइप की होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव कल्ट, जिसमें ग्रुप के मेंबर्स सब पर्पजली करते हैं, चाहे वो किलिंग क्यों ना हो, चाहे वो किसी को इंजर करना क्यों ना हो, और ये मारने से भी नहीं डरते किसी को, चाहे वो उनका ग्रुप का मेंबर हो चाहे बाहर का। डूम्सडे कल्ट, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये कल्ट एंड ऑफ वर्ल्ड पर बिलीव करता होगा। वेल वो तो हम सब करते हैं, बट ये डिजास्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं और हम सबको वार्न करते हैं, और ये कहते हैं कि हमें ज्वाइन करिए क्योंकि हम ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। पॉलिटिकल कल्ट्स, इनके मेंबर्स को इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल एक्शंस और आइडियोलॉजी में होता है। ये क्या किसी पॉलिटिकल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में एक्शन लेते हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। पॉलीगैमिस्ट कल्ट्स, जिसमें पॉलीगैमी प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, और पॉलीगैमी मतलब होता है कि एक से ज्यादा लोगों के बीच मैरिज, जैसे कि एक आदमी की 2 वाइफ। ये कल्ट माइनॉरिटी, मतलब इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते। रेसिस्ट कल्ट्स जो ह्यूमन की रेस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि कुछ कल्ट्स बताते हैं कि वाइट पीपल सुपीरियर है ब्लैक से, और कुछ कल्ट्स बताते हैं कि ब्लैक पीपल सुपीरियर है वाइट से, मतलब सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये कल्ट्स बनाए जाते हैं। टेररिस्ट कल्ट्स में बेसिकली कोई टेररिस्ट लीडर लोगों को ब्रेन वॉश करता है, उनसे इलीगल काम कराता है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। अब जब कल्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी कोई अपोज करता होगा, राइट? यस। एंटी कल्ट मूवमेंट कई अलग गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को कंसिस्ट करता है। इनका पर्पस है कल्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि कैसे ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस से, जो लोगों को फोर्सफुली क्या थ्रेट दे के कराई जाती हैं, और उनकी मदद करना जो इन प्रैक्टिसेस का पार्ट रह चुके हैं। वेल आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कल्ट में कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कल्ट के मेंबर्स कल्ट के बिलीफ पर डाउट नहीं कर सकते और अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं अपने करिश्मेटिक लीडर के सामने, जो शायद जिंदा भी हो सकता है और मरा हुआ भी हो सकता है। इस लीडर को कोई जीनियस क्या रिलीजियस फिगर जैसे कि मसीहा क्या प्रॉफिट माना जा सकता है। इन लीडर्स का अपने मेंबर्स पे काफ़ी कंट्रोल होता है, उनके खाने पीने से लेके उनके रहने के तरीके पर तक, और प्रैक्टिसेस जैसे कि स्लीप, चैंटिंग, मेडिटेशन और ड्रग्स तक का यूज़ किया जाता है उनके मेंबर्स का दिमाग चेंज अल्टर करने के लिए। और कल्ट्स वगैरह में काफ़ी कॉमन होता है कि वो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लें, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि उनसे ये कहा जाता है। कल्ट के मेंबर अपने कल्ट को बाहरी दुनिया से ज़्यादा प्यार करते हैं, और ज़्यादातर कल्ट्स के मेंबर किसी अपोकलिप्स के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया होता है कि ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, और ये स्पेशली रिलीजियस कल्ट्स में ज़्यादातर होता है। कल्ट्स के मेंबर अपना बहुत टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी मनी देते हैं इन कल्ट्स को, और यहाँ तक कि अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ देते हैं इन कल्ट के लिए। कल्ट के लीडर ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट लोगों को टारगेट करते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, पर कुछ मिस कर रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वैसे तो बहुत कल्ट्स हैं पूरी दुनिया में, बट मैं ऐसे कुछ कल्ट बताऊँगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूनिफिकेशन चर्च, पीपल टेम्पल।
इसके लीडर जिम जोन्स थे, जिनने एक टेम्पल खोला था लोगों की मदद करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, होमलेस की भी, जॉबलेस की भी, सिक की भी, और चाहे किसी भी रेस से बिलोंग करता हो। पर कुछ पुराने मेंबर्स ने बताया कि ग्रुप में अब्यूज होता है। बाद में जब ये पता चला कि जोन्स ने गयाना के जंगल में कॉलोनी स्टार्ट करी, जहां उसने कहा कि मैं इसको यूटोपिया बना दूंगा। वेल, जिनको यूटोपिया के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एक प्लेस है जो इमेजिनेशन ही में एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ सब परफेक्ट है। जब कुछ जर्नलिस्ट देखने गए कि वहाँ क्या हो रहा है अब्यूज के क्लेम्स के बाद, तो उनको शॉट कर दिया गया जब उन्होंने भागने की कोशिश करी वहां से। उसमें 913 मेंबर्स थे, जिसमें कई बच्चे भी थे जिनको पॉइजन देके पेरिश मार दिया गया। मैनसन फैमिली, चार्ल्स मैनसन जिसने गिटार बजाना जेल में सीखा था, उसने एक फैमिली बनाई क्रिमिनल्स की। मैनसन ने सोचा कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक एपोक्लेमेटिक रेस वॉर होगा, जिसमें सब तबाह हो जाएगा 1960 में, और कम्यून जो मिल बांट के रहते हैं वो इस नई दुनिया को रूल करेंगे। जैसे कि ऑफकोर्स कुछ नहीं हुआ, तो इसने खूब सारे अपने फॉलोअर्स भेजे मर्डर करने के लिए, और ब्लैक पीपल को ये दिखाने के लिए कि सही में मर्डर किए कैसे जाते हैं। और जो मैनसन के विक्टिम्स थे वो वही लोग थे जिनने इसका साथ नहीं दिया था इसके म्यूजिक के करियर में। इल्यूमिनाटी भी एक काइंड ऑफ कल्टी है, ओरिजिनली बावेरियन के नाम से जानी जाती है, जो में 1776 में फाउंड की गई थी बवेरिया में, जो आज जर्मनी का पार्ट है। इस सोसाइटी का मेन गोल था कि सुपरस्टिशंस पर विश्वास और ऑब्सक्योरिटिज्म, मतलब ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटिंग कर देना कि लोग उसे समझ ही ना पाए, उसके बारे में जान ही ना पाए। इन सब को अपोज करना और रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है लोगों पर उसको अपोज करना, और उस अब्यूज को भी अपोज करना जो लोगों पर होता है स्टेट पावर की मदद से। इज टू पुट एन एंड टू द मैकेनिज्म ऑफ द परवेयर्स ऑफ इनजस्टिस टू कंट्रोल देम विदाउट डोमिनेटिंग देम। सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये लोगों को जस्टिस दिलाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे बिना उनको डोमिनेट किए। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे ही हज़ारों वीडियो हैं इल्यूमिनाटी से रिलेटेड यूट्यूब पर। जिस चीज़ के बारे में बात करूंगा वो है सुपरनैचुरल ऐसे फिनोमेना तो एंटिटीज होती हैं जो लॉ ऑफ नेचर से नहीं जुड़ी होती हैं। ये कुछ ऐसे बिलीफ और सुपरस्टिशंस होते हैं जिन पे हम बिलीव करते हैं, जैसे कि एंजल्स, डीमंस, स्पिरिट्स और गॉड। इन सबको साइंस ट्रू नहीं साबित कर सकती, ना ही फॉल्स साबित कर सकती है। ये सब पैरानॉर्मल बिलीव होते हैं। पैरानॉर्मल का लिटरली मीनिंग यही होता है कि एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड अबव द नॉर्मल, जिसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कंप्लीटली, बट ये जरूर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन है, जो मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म भी कहती है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में नेचुरल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ नहीं है। और मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म पूरी तरीके से सुपरनेचुरल के कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करती है। स्पून बेंडिंग एक काफ़ी पॉपुलर पैरानॉर्मल ट्रिक है, जिसमें ये कहते हैं कि वो स्पून बेंड कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से, बट रियली जो हो रहा होता है वो ये होता है कि वो कुछ इतना पैरानॉर्मल भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा स्पून सेलेक्ट करते हैं जो पहले से ही थोड़ा बेंड किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा चुका होता है, बट उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म में कर दिया जाता है, जहाँ ये साइकिक्स ये करते हैं कि ये सिर्फ उस पर थोड़ा प्रेशर लगाते हैं अपने थंब की मदद से, जो ऑडियंस को पता नहीं लग पाता। एक पोल में ये पता चला कि 71% अमेरिकन मिरेकल्स, 42% अमेरिकन गोस्ट और 29% एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। बट वाई, क्यों लोग बिलीव करते हैं सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल में? इसका आंसर शायद हमारे सोचने के तरीके में छुपा हो सकता है, उस सोचने के तरीके में जिसमें हम फेल हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, किसे चूज करना चाहिए। सब कह रहे होंगे तो ठीक ही होगा, अरे इसमें तो वैसे ही लिखा है जैसा मेरे साथ हुआ। एक स्टडी में कुछ लोगों को कलेक्ट किया गया और उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगी गई, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी बताना चाहते थे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की मदद से। इसे आप ज़ोडिएक साइंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में राशियां जैसे कि कैंसर, जिमनी वगैरह वगैरह। तो उनको उनका पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन मिला जो बेस्ड था इन साइंस पे कि वो कैसे हैं, जिन पे लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। बट रियलिटी में उन सबको सेम 10 स्टेटमेंट्स दिए गए थे जो सब पे अप्लाई हो सकते हैं। तुम कई बार अपने पे डाउट करते हो कि तुमने सही डिसीजन लिया है और क्या तुमको चाहिए कि तुमको लोग पसंद करें। ये स्टेटमेंट्स नियरली हम सबके लिए वैलिड हैं, जिन्हें बार्नम स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। स्टैंडिंग कल्ट और पैरानॉर्मल में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है कि उनके विश्वास कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, ये तो काफ़ी रिलेटेड है मुझसे, मैं तो इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ और यही इस दुनिया को बचाएगा। अरे मैं इस पर बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं इस पर बिलीव करता हूँ, राइट। जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर किसी को कल्ट फैंडम का किसी अननेचुरल चीज़ पर बिलीव करना है तो वो उसकी चॉइस है। शायद इसके बाद ही इसे मुश्किलें शुरू होती हैं, जैसे कि अगर कोई फैंडम है जिसके मेंबर्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं और पॉसेसिव हैं, उस टॉपिक या उस पर्सनैलिटी के लिए हरदम कमेंट पास करते रहते हैं जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाते, तो लोग अनॉय हो जाते हैं। वो उस टॉपिक को वैसे ही देखते हैं जैसे उनका फैन बेस होता है, वो कभी उसका पार्ट नहीं बनना चाहते।
और वेल उनकी गलती भी नहीं है। और अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन भी होगा फैंडम में तो वो कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में नहीं पता। वेल ये टॉक्सिसिटी हर फैंडम में नहीं होती पर ज्यादातर में होती है और यही जन्म होता है हेटर्स का। और तुम ये किसी भी कल्ट बिलीफ पर अप्लाई कर सकते हो और अनॉय करते रहना और होते रहना वाला गेम चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा।